जय हिंद फ्रेंड्स। मैं इस वीडियो में बोटनी क्लास 11th सेल यानी कि द यूनिट ऑफ लाइफ लाइफ के बारे में बताने वाले हैं। इसमें इस टॉपिक इसमें हम सेल एंड सेल थ्योरी के बारे में टॉपिक को कवर करेंगे। तो एक मोटिवेशन जान लेते हैं कि जिन घरों में पढ़ने के लिए रुपया नहीं होती, वहाँ घरों में वहाँ घरों में मोटिवेशन वीडियो नहीं देखा जाता। यानी कि जिन घरों में अगर पढ़ने के लिए रुपया नहीं है ना, तो वहाँ पे मोटिवेशन नहीं देखा जाता कि हम मोटिवेशन से हम पढ़ाई अपना कर पाएंगे। तो सिर्फ आइए हम बिना मोटिवेशन से किए हम अपना पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो आइए अपना हम पढ़ाई शुरू करते हैं। तो पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हम राधे राधे बोल लेते हैं। जय श्री राम, राधे राधे। तो कौन सा चैप्टर है? तो चैप्टर है सेल। तो सेल जो है द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर है। तो हम इस चैप्टर में पहले हम किस टॉपिक का कवर करेंगे? टॉपिक होगा सेल एंड सेल थ्योरी को हम कवर करेंगे। तो पहले हम जानते हैं सेल के बारे में, इस सेल के बारे में। तो सेल क्या है? तो देखो, सेल को हम फंडामेंटल यूनिट बोलते हैं। यानी फंडामेंटल का मतलब हो गया बेसिक यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल का मतलब बेसिक यूनिट, जो कि एक स्ट्रक्चर यूनिट भी इसको हम बोलते हैं। और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी हम सेल को बोलते हैं। यानी कि सेल एक फंडामेंटल यूनिट है, फंडामेंटल को हम बेसिक यूनिट कहते हैं। और इसी से स्ट्रक्चर यूनिट बना है, तो स्ट्रक्चर यूनिट हो गया। और फंक्शन यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इसको बोलते हैं। अब हम इस डायग्राम के माध्यम से समझते हैं क्या होता है। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, इस सेल है, ठीक है। तो इस सेल को जो बाहरी वाला रेड वाला है, उसको हम सेल वाल बोलते हैं। जो अंदर वाला है, जो ब्लू पेन से है, इसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन और ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस, इसके बीच में जो ये डॉट डॉट दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको क्या बोलेंगे हम? साइटोप्लाज्म। और ये जो न्यूक्लियस के जो बीच में है, इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। ये दोनों जब आपस में मिलेगा, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म, तो इस दोनों को मिल को हम बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। ये दोनों को मिल को हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है। और फिर सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये दोनों को मिलाकर हम बोल देते हैं क्या? प्रोटोप्लास्ट। ये दोनों को मिलाकर हम क्या बोल देते हैं? प्रोटोप्लास्ट। तो हमने क्या पढ़ा है कि जो न्यूक्लियस से निकल रहा है, तो इसको हम बोल दिया न्यूक्लियोप्लास्ट प्लाज्म, और इसको हम बोल दिए साइटोप्लाज्म। तो ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है? प्रोटोप्लाज्म, प्लाज्म। और ये जो है, ये क्या है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्रोटोप्लाज्म, ये दोनों आपस में मिलेंगे तो ये बन जाएगा प्रोटोप्लाज्म बन जाएगा, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट में कितना आया? तो प्रोटोप्लास्ट में तीन चीज आया: सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म प्लाज्म। न्यूक्लियोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म और सेल मेम्ब्रेन, ये तीन को मिलकर एक प्रोटोप्लास्ट प्लास्ट बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब ये तीनों मिलकर एक क्या बन रहा है? बन रहा है। तो प्रोटोप्लास्ट हम किसको बोलेंगे? इसमें क्या नहीं हो रहा है? तो सेल वाल सीधे बोलेंगे, सेल वाल नहीं हो रहा है। तो सेल वाल तो हम क्या बोलेंगे? सेल सेल विदाउट विदाउट सेल वाल, यानी कि बिना सेल वाल को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। अब एक नोट डालेंगे और आगे लिखेंगे सेल के बारे में। तो सेल, अगर सेल ऑब्सेंट है, तो ऑब्सेंट को बोलेंगे हम इन इन एनिमेट का मतलब हो गया नॉन लिविंग, ठीक है। अगर सेल प्रेजेंट है, तो हम लिखेंगे एनिमेट यानी कि एनिमेट का मतलब लिविंग हो गया, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे ऑर्गेनिज्म, यानी कि ऑर्गेनिज्म का मतलब कंपोज्ड ऑफ सेल। यानी कि जितने भी और सेल है, उस जितने भी सेल है, वो सब अ, जितने भी सेल है, वो सब बने हैं ऑर्गेनिज्म से। सॉरी, यहाँ पे बोलना चाहिए हमें कि जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सेल के बने होते हैं। जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कंपोज ऑफ सेल, यानी कि उस सेल का बने होते हैं। और ये ऑर्गेनिज्म जो होता है, वो दो तरह का होता है ऑर्गेनिज्म। एक होता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है। तो ये दो तरह का ऑर्गेनिज्म हो गया, ठीक है।
तो जो ऑर्गेनिज्म होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब हो गया सिंगल सेल प्रेजेंट होता है। इसमें जो सेल होता है वो सिंगल सेल होता है, और इसमें जो सेल होता है मल्टीसेलुलर में वो मेनी डिफरेंट सेल प्रेजेंट होता है। यानी कि एक से ज़्यादा इसमें मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में सेल पाया जाता है। यानी कि ये मोस्टली होता है, मोस्टली का मतलब इसमें बहुत सारे सेल पाए जाते हैं, ठीक है? तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा अमीबा, बैक्टीरिया, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो जाएगा प्लांट्स हो गया, और एनिमल हो गया, प्लांट्स और एनिमल मल्टी सेलुलर का एग्जांपल हो गया। और एक और बात जान लो कि सिंगल जो सेल होता है, जो सिंगल सेल होता है, वो यूनिट जो सेलुलर होता है वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस करता है। वो क्या करता है? तो इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंट करता है, ऑकर बिकॉज, यानी कि बिकॉज दे परफॉर्म एसेंशियल फंक्शन ऑफ लाइफ। तो ये अकेला ही परफॉर्म अपना करते हैं, ठीक है? जैसे में न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है? अब आगे देखते हैं। आगे है डिस्कवरी के बारे में। तो डिस्कवरी में देखेंगे सेल के बारे में। तो सेल, तो पहले सेल डिस्कवर करने वाले हैं, पहले जो सेल डिस्कवर करने वाले हैं रॉबर्ट हुक साहब ने, जो क्या था, डेड था, यानी कि मरा हुआ था, जिसका नाम था कर्क कर्क, जिसमें प्रोटोप्लाज्म क्या था, एब्सेंट था, ये प्रेजेंट प्रोटोप्लाज्म नहीं था। और सेल के बारे में देखेंगे आगे कि फर्स्ट लिविंग सेल, यानी कि फर्स्ट लिविंग सेल किसने डिस्कवर किया था, किसने डिस्कवर किया था? तो एंटोन ल्यूवन हुक साहब ने सबसे पहले फर्स्ट लिविंग सेल डिस्कवर किया था, जिसमें कौन था? बैक्टीरिया था, बैक्टीरिया, जिसमें सबसे पहले बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था, ठीक है? सबसे, और आगे पूछा जाए कि सेल के बारे में, कि सेल में जो होता है न्यूक्लियस, उसको किसने डिस्कवर किया? तो सेल सेल में न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला व्यक्ति का नाम है रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था कब? 1831 ईस्वी ईस्वी में डिस्कवर किया था। तो सेल का इस सेल का पढ़ने पढ़ने में कब इजी हुआ, सेल का स्टडी करने में कब इजी हुआ? जब माइक्रोस्कोप का, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जब खोज हुआ ना, इन्वेंशन वानी खोज हुआ, तो अब सेल का स्टडी करना इजी हो गया, ठीक है? तो जान लो कि जो सेल होता है ना, वो एक होगा या एक से अधिक होगा। ये वो हाफ चाहे पौने चाहे ये सब नहीं होता है। सेल जो होता है या तो यूनिसेलुलर या तो मल्टी सेलुलर होता है, समझे? अगर कोई पूछे कि ये जो कर्क है, कर्क ये कौन सा सेल है, तो प्लांट सेल थी। कर्क जो था वो एक प्लांट सेल। अब आगे हम पढ़ते हैं कौन सा टॉपिक के बारे में, तो सेल थ्योरी टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं, जो नीट में 2019 में आया हुआ था इस टॉपिक से क्वेश्चन। तो अब मैं सेल थ्योरी के बारे में पढ़ूंगा। तो देखो सेल थ्योरी पहले किसने दिया, यानी कि फॉर्मुलेटेड बाय, यानी कि फॉर्मुलेटेड मतलब होता है दिया, किसने दिया था? तो मेथियस स्क्लेडन ने दिया था, जो 1838 में कुछ इसके बारे में खोज किया था, ठीक है? मेथियस स्क्लेडन ने। और मैं और थियोडोर थियोडोर स्वान स्वान साहब ने 1839 ईस्वी में कुछ दिया था, ये सेल थ्योरी के बारे में, ठीक है? जो मेथियन मेथियस स्केलेडन साहब जो थे वो जर्मन बोटानिस्ट थे, वो जर्मन बोटानिस्ट थे। और थियोडोर स्वान साहब जो थे, जो 1839 ईस्वी में दिए थे, वो ब्रिटिश ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। क्या थे? तो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, ठीक है? जो ये जर्मन बोटनिस्ट थे, तो इन्होंने स्टडी लार्ज नंबर ऑफ प्लांट्स, यानी कि ये बहुत सारे पेड़ पौधे पर इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, बहुत संख्या में। इन्होंने जर्मन बोटनिस्ट, यानी कि मेथेंस स्वान स्केलेटन साहब ने बहुत सारे पेड़ पर इन्होंने क्या किया, स्टडी किया, ठीक है? और देखो प्लांट्स के बारे में स्टडी किए, जो प्लांट्स होता है, इन्हों क्या चीज से बने होते हैं, क्या चीज से कंपोज होते हैं, सेल से। और जो सेल जो होता है ये क्या चीज परफॉर्म करते हैं, तो ये टिश्यू परफॉर्म करते हैं। प्लांट्स कंपोज कंपोज सेल, यानी कि सेल का बना होता है प्लांट्स, और जो सेल होता है वो क्या परफॉर्म परफॉर्म करते हैं, तो टिश्यू परफॉर्म करते हैं। तो इनका तो हो गया। अब ये जो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे, वो भी स्टडी किए थे, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल सेल पर किए थे, अलग अलग एनिमल सेल के बारे में ये डिस्कवर किए थे, या प्लांट्स के बारे में ये किए थे। तो इन्होंने तीन अलग अलग पर इन्होंने क्या किया था, तो डिस्कवर किया था, ठीक है? तीन अलग अलग, यानी कि इन्होंने डिफरेंट एनिमल सेल के बारे में इन्होंने स्टडी किया, जो ये ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे वही।
तो ये जो ब्रिटिश ज़ूलॉजिस्ट है, इन्होंने 3 बातें बताई। एनिमल के बारे में बताया कि ये क्या होते हैं, कवर्ड होते हैं, किनसे? थिन लेयर से ही कवर होते हैं। और जो थिन लेयर होते हैं, ये किससे बने होते हैं? तो ये प्लाज़्मा मेम्ब्रेन से ये बने होते हैं। एनिमल एनिमल जो होते हैं कवर्ड होते हैं थिन लेयर से, और जो क्या होते हैं, प्लाज़्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं। और इन्होंने फिर सेकंड बात बताई कि जो इसमें प्लांट में सेल वॉल को मिलना, यानी कि प्लांट में सेल वॉल का मिलना एक यूनिक यूनिक कैरेक्टर है। क्या है? तो प्लांट में सेल वॉल को मिलना एक यूनिक कैरेक्टर है। और तीसरा बात ये बताई हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस का मतलब इन्होंने केवल बोल दिया, उसने किया नहीं, केवल बोल दिया। तो इसने क्या बोला कि प्लांट्स एंड एनिमल जो होता है वो कंपोज होते हैं, यानी कि बने होते हैं सेल के एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल, एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होता है? टिश्यू होता है। प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब टिश्यू, यानी कि जो सेल का प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट वो क्या होगा? टिश्यू होगा। ठीक है। अब आइए हम सेल थ्योरी का ड्रॉबैक और एक्सेप्शन देखते हैं। तो ड्रॉबैक का मतलब हुआ यही कि ये सेल कहाँ से आई। तो इनको भी नहीं पता ये सेल कहाँ से आई। इन्होंने ये एक्सप्लेन ये नहीं किया कि ये सेल कहाँ से, यानी कि हाउ न्यू सेल्स वेयर फॉर्म नहीं बताएं कि नॉट एक्सप्लेन। इन्होंने इसका कोई ड्रॉबैक नहीं दिया। ठीक है। और एक एक्सेप्शन में हो जाएगा क्या? तो क्या क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन में अपवाद में वायरस हो जाएगा। ठीक है। यानी कि किसी भी नई सेल का एक्स कहाँ से एक्सप्लेनेशन होता है, इन्होंने ये लोग नहीं बताया। इन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया। तो एक्सेप्शन का मतलब हो गया सेल थ्योरी जो होता है वो वायरस पर लागू नहीं होता है। वायरस के छोड़ के बाकी सब में लागू होगा, लेकिन वायरस पर ये नियम सेल थ्योरी लागू नहीं होता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अब आगे है कि रॉडॉल्फ बर्चाओ 1855 1855 में। इसके बाद स्वर्ण साहब के बाद एक रोडोल्फ बर्चाव 1850 में आए। तो वो नहीं दे पाए स्वर्ण साहब, तो रोडोल्फ बर्चाव साहब ने 1855 में आए और इन्होंने फाइनल शेप दिया। और उन्होंने क्या बोला? बोला ओमनिस सेलुला इज सेलुला, यानी कि पुराने सेल से नए सेल आते हैं। सेल अराइज बाय डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि इसका मतलब यही हुआ कि जो पुराने सेल होते हैं ना, प्री एग्जिस्टिंग सेल, पुराने सेल, तो वही पुराने सेल से ही नए सेल क्या होते हैं? अराइज होते हैं, यानी कि आते हैं। ठीक है। जो नीट 2019 में पूछा हुआ था। यानी कि देखो यहाँ पे ओल्ड सेल एक था, तो ये आपस में ओल्ड सेल अपने आप को क्या कर रहा है? एक डिवीजन कर रहा है, बांट रहा है। तो बांटा तो कितने सेल में बांटा? ये 2 सेल में बांटा। तो ये क्या हो गया? न्यू सेल, यानी कि ओल्ड सेल से डिवीजन होकर क्या बना? न्यू सेल बना। ठीक है। और इन्होंने बी नंबर में बताया है क्या कि ऑल लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है, सभी लिविंग जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कंपोज यानी कि बने होते हैं सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से। सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से, यहाँ पे एंड छूटा है, एंड। तो सेल एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल से, प्रोडक्ट ऑफ सेल का मतलब क्या होगा? सेल का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? तो टिश्यू हो जाएगा। तो आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी बूस्टर हम दूसरे वीडियो में करेंगे। और मैं केवल इसमें थ्योरी कवर करने वाला हूँ। अब सेल के बारे में जानते हैं कि सेल क्या होता है। तो सेल को 2 भागों में डिवाइड कर दो, एगो प्लांट में, एगो एनिमल में। ठीक है। एक प्लांट्स हो गया, एक एनिमल हो गया। तो सेल को हम 2 भागों में इधर कर दिए, एक प्लांट्स में, एक एनिमल में। तो प्लांट्स में क्या होता है? ओनियन पील होता है। तो पील का मतलब हो गया कि एक प्याज में एक देखते होगे कि एक व्हाइट सा बहुत पतला सा लेयर होता है, उसी उसी को हम बोलेंगे ओनियन पील। और एनिमल में क्या होता है? ह्यूमन चीक सेल, यानी कि ह्यूमन चीक, यानी कि मानव मानव का जो गाल होता है अंदर का जो, तो उसमें उसमें का जो अंदर होता है ऊपर की साइड में, उसी को हम बोलेंगे चिक सेल। ठीक है। उसी को बोलेंगे हम चिक सेल। तो हम प्लांट और एनिमल में एक सेल वॉल बनाएंगे। ठीक है। तो सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बनाएंगे। तो देखो ये अंदर वाला क्या हो गया? एक ये हो गया सेल मेम्ब्रेन, और ये बाहर वाला क्या हो गया? सेल वॉल हो गया। और एनिमल में क्या हो गया? ये जो है ये सेल मेम्ब्रेन है। तो प्लांट में और एनिमल में ये दोनों का आउटर लेयर कौन सा है? तो आउटर इसका देखो तो कौन है? सेल वाल। और इसका एक एक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन इसको कहते हैं। तो सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल ये दोनों क्या है? आउटर लेयर है। तो इसको हम बोलेंगे आउटर लेयर। ठीक है। जिसको हम डीलिमिटिंग लेयर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? डीलिमिटिंग लेयर।
तो आउटर लेयर लेयर के लिए एनसीईआरटी ने यूज किया है वर्ड एक डीलिमिटिंग लेयर, यानी कि डीलिमिटिंग का लेयर लेयर का मतलब हो गया आउटर लेयर हो गया जो बाहर की तरफ होता है। अब आगे चलते हैं आगे अगले पेज पर। राधे राधे, जय मां सरस्वती। तो आगे आगे अगले पेज पर पढ़ेंगे किसके बारे में? यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में। यूकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में हम देखेंगे क्या क्या है। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस का हम एक फिगर बनाएंगे और फिगर में इसको लेबलिंग कर लेते हैं। तो देखो इस फिगर में जो बाहर वाला लेयर दिख रहा है इसको हम आउटर एन का मतलब हो गया, यहाँ पे लिखा है एन का मतलब न्यूक्लियर मेमोरी, यानी कि सॉरी माइक थोड़ा दूर था। तो देखो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में के बारे में पढ़ेंगे। तो यूकैरियोटिक न्यूक्लियस में हम एक फिगर बनाएंगे, ऐसे डायग्राम बनाएंगे और इस डायग्राम में हम इसको लेबलिंग करेंगे। तो देखो जो बाहर की तरफ है उसको हम आउटर एनएम, एनएम का मतलब हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और जो बाहर के अंदर वाला ये जो लेयर है इसको हम बोलेंगे इनर एनएम, एनएम का मतलब हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहाँ पे एनएम मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और ये दोनों के भीतर जो बना है तो इसको हम बोलेंगे क्या? जो ये गोल में है तो इसको न्यूक्लियस बोलेंगे, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस बोलेंगे। और जो डॉट डॉट में इसके अंदर दर्शाया गया है इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, इसको बोलेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म। जो ऐसे ही बनाया गया है ये क्या है? तो ये क्रोमोजोम है। ये क्या है? ये क्रोमोजोम है। ये क्या है? ये तो एनएम का मतलब हो गया न्यूक्लियो मेम्ब्रेन हो गया, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक क्रोमोजोम के बारे में। तो यूकैरियोटिक क्रोमोजोम होता क्या है, आइए देखते हैं। तो यूकैरियोटिक क्रोमोसोम में हम एक क्रोमोसोम बनाएंगे, ऐसे करके एक क्रोमोसोम बनाएंगे। तो इस क्रोमोसोम में हमें न्यूक्लियस का जो दिया है कितना होता है, तो 10⁻⁶ मीटर होता है। जो न्यूक्लियस का डायमेंशन है वो दिया है 10⁻⁶ मीटर है। और जो डीएनए है जो क्रोमोसोम के अंदर है वो 2.2 मीटर है। तो हम एक यूकैरियोटिक क्रोमोसोम बनाएंगे। तो इसमें देखो क्या होता है कि जो डीएनए होता है 2.2 मीटर का होता है, ठीक है। तो ये मतलब इस इतने दूर में इसको 2.2 मीटर को तो हम लंबा नहीं रख पाएंगे, क्योंकि लंबा ही रखेंगे तो ये नहीं मतलब ये पूरा अट नहीं पाएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम फोल्ड करके इसको डीएनए को हम रखेंगे। तो इसको हम ऐसे ऐसे फोल्ड करके रखेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये अट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम डीएस, डीएस का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, यानी कि इसको हम क्या किए, जनरेटिंग मटेरियल जो है इसको मैंने फोल्ड करके रखा। आज जो ये मदद कर रहा है फोल्ड करने में, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मदद कर रहा है वो कौन सा मदद कर रहा है फोल्ड करने में? तो हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन जो है वो मदद मदद कर रहा है पैकेजिंग में, बेसिक पैकेजिंग में हमें क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। तो इस डीएनए को 2.2 मीटर को पैकेजिंग करने में, फोल्ड करने में मदद किसने की? तो बेसिक पैकेजिंग की पैकेजिंग करने में किसने मदद की? तो हिस्टोन प्रोटीन ने इस डीएनए के अंदर, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए को पैकेजिंग करने में मदद की हिस्टोन प्रोटीन। और इसमें एक और हेल्प करते हैं, जैसे में हिस्टोन प्रोटीन भी पैकेजिंग के काम करते हैं, उसी प्रकार नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी, ये भी क्या करते हैं, ये भी मदद करते हैं पैकेजिंग में। नॉन हिस्टोन प्रोटीन भी जो ये क्या होते हैं, जो एक एसिडिक होते हैं, ये क्या होते हैं, एसिडिक, एसिडिक होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो डीएस का मतलब क्या होता है, डीएस का मतलब डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए जो है जेनेटिक्स मटेरियल है, ठीक है। यही जो है इसके अंदर जो है ये वाला को हम बोलते हैं क्या, तो डीएस यानी कि डबल स्टैंडर्ड लीनियर डीएनए, इसको हम बोलते हैं। और क्रोमोसोम में, और जो ये क्रोमोसोम है इसमें थोड़ा सा मिलता है आरएनए, यानी कि स्मॉल अमाउंट में ये मिलते हैं, ठीक है। जो होता है थोड़ा सा मिलते हैं स्मॉल अमाउंट में। तो ये जो जो क्रोमोसोम है, तो ये चारों को मिलाकर, ये जो 1 2 3 4 चारों को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, क्रोमोसोम। कौन सा? ट्रू क्रोमोसोम बोलेंगे चारों को मिलाकर। तो क्रोमोसोम में कितने हो गए, 4 हो गए, ठीक है। तो क्या हुआ, क्रोमोसोम के 4 पार्ट हैं। कौन कौन? डबल स्टैंडर्ड लिनियर जो होता है, और इसको इसको इसी को पैकेजिंग करने में स्टोन प्रोटीन जो काम आता है ये हो गया। और थोड़ा सा नॉन स्टोन प्रोटीन भी मदद करता है। और सबसे थोड़ा होता है आरएनए, ये चारों मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं, ठीक है, ट्रू क्रोमोसोम। इस यूकैरियोटिक क्रोमोसोम के बाद हम पढ़ने जा रहे हैं प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में। तो प्रोकैरियोटिक्स में एक मैंने सेल बनाया
और सेल को सेल बनाया। तो ये जो प्रोकैरियोट के सेल है, जो प्रोकैरियोट के सेल है, इसके अंदर मैंने क्या दिखाया, साइटोप्लाज्म दिखाया, ठीक है। और इसमें एक और बात जान लो, इसमें क्या क्या नहीं होता है। तो नीचे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जो होता है, इसमें क्या होता है, एब्सेंट होता है, ये इसमें नहीं होता है, ठीक है। इसमें तो न्यूक्लियर प्रोकैरियोटिक है, न्यूक्लियस में नहीं होता है, इससे नहीं, ठीक है। सॉरी, थोड़ा माइक दूर हो गया था, इसके लिए सॉरी। तो मैंने क्या पढ़ रहा हूँ, प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहा हूँ। जो ये क्या हो गया, तो एक सेल बनाएंगे, ये जो सेल है, तो ये जो इसके अंदर जो ये खाली है, ये क्या है, साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म। और इसमें क्या क्या ऑब्सेंट होता है, क्या क्या नहीं होता है, तो जान लो। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर इस क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस ये क्या होता है, एब्सेंट होता है, इसमें ये नहीं होता है, ठीक है। और इसमें जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, इसमें भी वेल डिफाइंड जो न्यूक्लियस होता है, ये भी एब्सेंट होता है। इस एब्सेंट के कारण ये फॉल्स क्या होता है, फॉल्स न्यूक्लियस होता है, ठीक है। इस प्रेजेंट होता है, फॉल्स न्यूक्लियस क्या होता है, इसलिए क्या होता है, प्रेजेंट होता है, फॉल्स न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट होता है, ठीक है। यानी कि जो प्रोकैरियोटिक का जो न्यूक्लियस है, इसमें फॉल्स प्रोकैरियोटिक फॉल्स न्यूक्लियस हमें मिलता है, इसमें जो मिलता है प्रेजेंट मिलता है, क्या, फॉल्स न्यूक्लियस हमें प्रेजेंट मिलता है इसमें, इसमें प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस में, ठीक है। तो जो इसका जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस का जो डीएनए है वो है सर्कुलर की तरह है, सर्कुलर का है, और वो भी डबल स्टैंड वाला है, डबल स्टैंड वाला। तो इसमें जो मिलेगा ना, तो इसमें जो मिलेगा डबल स्टैंड वाला एक ही डीएनए मिलेगा, डबल स्टैंड वाला एक ही डीएनए मिलेगा सर्कुलर, जो क्या है, नेकेड डीएनए है, जो क्या है, नेकेड डीएनए है। और इसको जो नेकेड सर्कुलर, इसको जो पैकेजिंग में जो काम आता है सर्कुलर डीएनए को, इस तो पैकेजिंग में कौन काम आता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो बेसिक है, क्या है, इसको यही पैकेजिंग में काम आता है, ठीक है। ये जानिए गया कि जो खाली स्थान है, इस सभी को हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। जो ये जो है, ये वाला, ये क्या है, आरएनए है, आरएनए, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन पैकेजिंग में काम नहीं आते हैं, यहाँ पे पैकेजिंग में काम आते हैं नॉन हिस्टोन प्रोटीन। तो यहाँ जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं, ये क्या होते हैं, ये बेसिक होते हैं, उसमें एसिडिक था, ये बेसिक होते हैं, ठीक है। नॉन हिस्टोन प्रोटीन ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जो नेकेड डीएनए का मतलब क्या होता है, तो नेकेड डीएनए के बारे में समझते हैं कि जो नेकेड डीएनए होता है, हिस्टोन प्रोटीन इसमें एब्सेंट होता है। ये हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, एब्सेंट होता है, एब्सेंट नहीं होता है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है, ठीक है। डीएनए नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से क्या होता है, कवर्ड नहीं होता है, ठीक है। बट लेकिन ये जो प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, यहाँ प्रेजेंट होता है, साइटोप्लाज्म में ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। जो डीएनए होता है वो साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। तो जो ये प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है, तो ये प्रोकैरियोटिक में कौन कौन सा मिल रहा है, तो इसमें बस तीनों एगो मिल रहा है, डीएनए मिल रहा है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन मिल रहा है, और आरएनए मिल रहा है। ये तीनों मिल रहा है, तो इस तीनों को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स क्रोमोसोम, क्योंकि उसमें 4 गो था और इसमें 3 गो मिल रहा है। इसको इसलिए इसको बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, फॉल्स क्रोमोसोम हम बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 3 है, इसलिए इसको फॉल्स क्रोमोसोम बोलेंगे। और जो यहाँ पर हम पढ़े हैं, ये 4 है, 1 2 3 4, इसलिए इसको हम ट्रू क्रोमोसोम बोलेंगे, ठीक है। तो यहीं पर लेक्चर 1 समाप्त होता है, और अगले वीडियो में हम लेक्चर 2 देखेंगे। जय माँ सरस्वती, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।